आप सब लोग। IAS हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट राजनीतिक विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित आज नया टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है दोस्तों भारतीय राजनीतिक विचारक। आज हम भारतीय राजनीतिक विचारक में सबसे पहले देखेंगे दोस्तों मनु, जिसकी कृति है मनुस्मृति। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आइए जानते हैं कि मनु और उसकी कृति जो है मनुस्मृति क्या है। मनु की विश्व प्रसिद्ध रचना मनुस्मृति है। मनु का कहना है कि मनुस्मृति में जो ज्ञान भरा है वह वेदों का सार है। वास्तव में मनुस्मृति में धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि के सभी विषयों का ज्ञान भरा हुआ है। अर्थात दोस्तों जो मनु की कृति है, जिसे मनुस्मृति कहते हैं, वो एक वेदों का सार है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं मनु की सामाजिक व्यवस्था। तो मनु जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें सबसे पहले दोस्तों वर्ण व्यवस्था। तो आइए जानते हैं मनु की वर्ण व्यवस्था संबंधित विचार। मनु द्वारा प्रतिपादित वर्ण व्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं। पहला, एक व्यक्ति का वर्ण उसके चरित्र और गुणों पर निर्भर करता है, उनके जन्म पर नहीं। किंतु कालांतर में वर्णावस्था विकृत हो गई है और वंशानुगत जाति व्यवस्था का रूप धारण कर लिया है। तो दोस्तों जो मनु ने अपनी मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था को व्यक्ति के चरित्र और गुणों पर आधारित बताया है, न कि जन्मजात पर। लेकिन उसका कहना है कि वर्तमान में यह वंशानुगत जाति व्यवस्था का रूप धारण कर लिया है। जो दूसरा दोस्तों, विभिन्न वर्गों में उतनी कठोरता नहीं पाई जाती जितनी आज पाई जाती है। इस व्यवस्था के पर्याप्त गतिशील होती है, जैसे विश्वामित्र, जिन्होंने इस क्षत्रिय परिवार में जन्म लेकर भी ब्राह्मण के रूप में मान्यता प्राप्त की थी। तो चलिए दोस्तों तीसरा देखते हैं। तीसरा है, एक वर्ण का सदस्य होने के कारण एक व्यक्ति के कपितय कर्तव्यों का पालन करना होता था, परंतु उसका कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो दोस्तों मनु की जो मनुस्मृति है उसमें उन्होंने कहा है कि एक वर्ण का सदस्य होने के नाते व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है, चाहे उसके विशेष अधिकार प्राप्त क्यों न होते। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। आगे है, ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य वेदों का अध्ययन करना, जनगण को शिक्षा प्रदान करना, और वे धन संग्रह नहीं करते थे। क्षत्रिय के कर्तव्य जनगण की रक्षा करना, ब्राह्मणों को दान देना, और वैश्यों का जो कर्तव्य हो कृषि व्यापार आदि के द्वारा धनोपार्जन करना, दान देना होता था। और शूद्रों के जो कर्तव्य थे वो शारीरिक परिश्रम करना और तीनों उच्च वर्गों की सेवा करना। तो मनु ने जो अपनी मनुस्मृति में बताई है दोस्तों, जो 4 वर्ण व्यवस्था है उनके क्या क्या कार्य है और उन्हें क्या क्या करना है। उन्होंने ब्राह्मणों का जो कार्य बताया है दोस्तों वो क्या है, वेदों का अध्ययन करना और जो जन सामान्य लोगों को शिक्षा प्रदान करना है। उसी प्रकार जो क्षत्रिय का कर्तव्य बताया है दोस्तों वो क्या है, रक्षा करना और ब्राह्मणों को दान देना। और वैश्यों का कर्तव्य बताया है दोस्तों कृषि या व्यापार आदि करना, साथ ही साथ धन अर्जित करना और दान देना। इसी प्रकार दोस्तों शूद्रों के कर्तव्य के बारे में कहा है कि वह शारीरिक परिश्रम करेगा और जो 3 उच्च वर्ग है उनकी सेवा करेगा। तो इस प्रकार मनु ने अपनी मनुस्मृति में 4 वर्णों का व्याख्या की है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब जानते हैं दोस्तों आश्रम व्यवस्था। मनु ने व्यक्ति के जीवन के 4 आश्रम बताए हैं। एक है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास में विभक्त किया है। तो उनके 4 प्रकार बताए हैं दोस्तों आश्रम व्यवस्था के। एक ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि समाज में स्त्रियों के स्थान के संबंध में मनु के क्या विचार थे। मनु ने समाज के आधे स्त्रियों को श्रेष्ठ नहीं समझा। वह स्त्री को पुरुष की अनुगामी मानता है। उसका कहना है कि स्त्री को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। बालकपन में पिता, जवानी में पति और वृद्धावस्था में पुत्र को स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि स्त्रियों की स्वतंत्र रहने की क्षमता नहीं होती। अर्थात दोस्तों मनु ने स्त्रियों की
मनु ने स्त्रियों को श्रेष्ठ नहीं समझा, उन्हें हमेशा ही पुरुषों के अधीन रहने की सलाह दी है, क्योंकि उसका विचार था कि जो स्त्री जो है स्वतंत्र रहने में सक्षम नहीं है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब जानते हैं दोस्तों मनु की राजनीतिक विचार। मनु के राजनीतिक विचार की महत्वपूर्ण विशेषता है कि राजनीतिक जीवन में सक्रिय भाग को केवल वानप्रस्थ तक ही सीमित रखना है। विद्यार्थियों का कर्तव्य केवल ज्ञानोपार्जन करना है। गृहस्थी अपना संपूर्ण ध्यान अर्थोपार्जन एवं कामभोग पर केंद्रित करता है। गृहस्थ जीवन से निवृत्त हो जाने पर ही एक व्यक्ति वह मानसिक परिपक्व आती है जो राजनीतिक जीवन में सक्रिय भाग लेने हेतु आवश्यक है। तो दोस्तों मनु ने कहा है कि मानसिक परिपक्वता केवल आने पर ही लोग राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। लेकिन मानसिक परिपक्वता कब आएगी? जब वे अपना गृहस्थ जीवन त्याग देंगे और वानप्रस्थ अर्थात वन का जो जीवन है उसको वे ग्रहण करेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब जानते हैं राज्य के संबंधित मनु के क्या विचार थे। मनु के अनुसार राज्य के 7 अंग है: स्वामी, मंत्रिमंडल या इसे शासन कहते हैं, जनतंत्र, राजधानी, कोष, सेना तथा मित्र। इसे मनु का सप्तांग सिद्धांत भी आप कह सकते हैं। तो आइए दोस्तों एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों राजा। मनु ने राजा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। मनु के अनुसार राजा के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। राजा को नैतिक गुणों, प्रशासकीय क्षमता तथा दायित्व के प्रति निष्ठा युक्त होना चाहिए। अर्थात दोस्तों जो राजा है वही सर्वोच्च है और उसके बिना राज्य की कल्पना हम नहीं कर सकते। अगर राजा के गुणों की बात करें तो दोस्तों तो उसे प्रशासकीय तथा नैतिक गुणों के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। आइए दोस्तों दूसरा देखते हैं, वह है मंत्री। मनु का मत है कि किसी राज्य कर्मयोग और कुशल मंत्रियों को परामर्श प्राप्त करते हुए राज्य को कार्य किया जाना चाहिए। मनु ने मंत्रियों के लिए आवश्यक गुणों जैसे मंत्रियों को कुलीन, शास्त्रज्ञाता, विद्वान, शूरवीर, विश्वसनीय, कर्मठ आदि से संपन्न होना चाहिए। तो दोस्तों मनु के अनुसार जो मंत्रियों की जो सामान्य गुण होने चाहिए जैसे कि शास्त्र ज्ञाता, विज्ञान, विश्वसनीयता, कर्मठ आदि उसमें गुण होने चाहिए। आइए दोस्तों अब जानते हैं राजधानी। मनु का मत है कि पूर्व या राजधानी पूर्णतः सुरक्षित हो, उसमें रक्षा एवं भरण पोषण का समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो मनु के विचार के अनुसार राजधानी जो है क्या होनी चाहिए? सुरक्षित होनी चाहिए और उसमें भरण पोषण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। चौथा है दोस्तों कोष अर्थात राजस्व। मनु के अनुसार कोष राज्य का अनिवार्य और अति महत्वपूर्ण अंग है। कोष के अभाव में राजा प्रजा की सुरक्षा तथा उनके कल्याण के विभिन्न योजनाओं को पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए राजा के पास समुचित मात्रा में कोष उपलब्ध होने चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, वह है सेना या दंड। मनु ने सेना के अनेकों यथा हस्ती सेना, रथ सेना, अश्वसेना, जल सेना, पद्धति सेना का उल्लेख किया है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह राज्य को मजबूत बनाकर राज्य की रक्षा को उचित व्यवस्था करे। तो दोस्तों मनु के विचार में यदि राज्य की रक्षा और उचित व्यवस्था करनी है तो हमें सेना बनानी पड़ेगी। उन्होंने सेना को कई अंगों में विभाजित किया है जैसे कि हस्ती सेना, रथ सेना, अश्वसेना, जल सेना और पदाति सेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मित्र। मित्र का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक राज्य अन्य राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। राज्य को अपनी रक्षा तथा विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए। तो मनु ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बात कही है कि एक राजा को अपने पड़ोसी राज्य से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखना चाहिए ताकि वो भी सुरक्षित रहे और बाहरी आक्रमण के समय उसकी मदद करें। सातवां है दोस्तों राज्य। राज्य का तात्पर्य राज्य की भूमि तथा उसमें निवास करने वाली जनता से
तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं दंड और न्याय के संबंध में मनु के विचार। पहला, दंड धर्म के रक्षक के रूप में। जो मनु का दंड एवं न्याय संबंधित पहला विचार है दोस्तों वो क्या है कि दंड धर्म के रक्षक के रूप में। मनु के अनुसार दंड ही धर्म है। मनु ने समाज के 4 वर्णों में विभक्त प्रत्येक वर्ण में धर्म अर्थात कर्तव्य पर विस्तार से उल्लेख किया है। प्रत्येक वर्ण अपने सस्तोक कर्तव्य का पालन करता है तो समाज में स्वतः ही धर्म की स्थापना हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह धर्म है। यदि कोई व्यक्ति अपने वर्णानुसार कर्तव्य का पालन नहीं करता तो उसे राजा को दंड देने का अधिकार है। तो दोस्तों मनु के जो दंड और न्याय संबंधित विचार है उसमें पहला विचार है दोस्तों कि जो दंड है वो धर्म के रक्षक के रूप में कार्य करता है। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि वे कार्य नहीं करते हैं तो राजा को उसे दंड देने का अधिकार है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। दंड के माध्यम से समाज में कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म की स्थापना अनवरत रूप से स्थापित रखना राजा का दायित्व है। अतः दंड नहीं होगा तो समाज में धर्म नहीं होगा, धर्म नहीं होगा तो समाज की मर्यादाएं समाप्त हो जाएगी। इससे समाज में राजा आदि की स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अतः यदि समाज को बचाना है तो समाज में धर्म कर्तव्यों का पालन अत्यंत आवश्यक है और धर्म की स्थापना हेतु दंड अत्यंत आवश्यक है। अर्थात दोस्तों मनु का विचार है कि यदि समाज में लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो राज्य क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। और यदि राज्य तबाह हो गया तो फिर राजा का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। अतः राजा को अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए दंड व्यवस्था बहुत जरूरी है, क्योंकि दंड व्यवस्था से ही लोग अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और धर्म की स्थापना हेतु अत्यंत आवश्यक भी है। अर्थात दोस्तों जो दंड व्यवस्था है वह धर्म की मूलभूत आवश्यकता है। मनु कहता है कि दंड न देने से सभी वर्ण अपने कर्तव्यों से वंचित होकर दूषित हो जाते हैं, सभी शास्त्रों मर्यादाओं भंग हो जाती है और अंततः संपूर्ण समाज नष्ट हो जाता है। अतः समाज में धर्म और दंड दोनों का होना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात तो धर्म और दंड दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है। दोनों एक दूसरे के बिना अस्तित्व का कोई मान नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं मनु की आलोचनाएं कि मनु की किन किन आधारों पर आलोचना की गई है। मनु के महान विचारक होने की अधिकतर उन्हें कोई वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत में जैसे जैसे पिछड़े और दलित वर्गों ने समाज में प्रभाव बढ़ने लगा, मनु की आलोचनाएं तीव्र होने लगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि मनु की आलोचनाएं कौन कौन सी हैं। तो पहला दोस्तों उन्हें पुरातनवादी, कट्टरपंथी और ब्रह्मांड संस्कृति का पोषक कहा जाता है। दूसरा, वे घोर राजतंत्रवादी हैं। सामाजिक व्यवस्था का निर्माण असमानता के सिद्धांत पर करने का उन्हें दोषी बताया गया है। ब्राह्मणों को न मारा जाए चाहे उनके सभी अपराध किए हो। तीसरा, नारी कभी स्वतंत्र होने के लायक नहीं। अर्थात दोस्तों मनु ने नारी को पुरुषों के अधीन रहने की बात कही है। पांचवा दोस्तों, ब्राह्मण की सेवा करना शूद्र का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है, क्योंकि मनु ने भी कहा है दोस्तों कि शूद्र जो है उनका कर्तव्य है कि अपने जो उच्च 3 वर्ग हैं उनकी सेवा करना उनका कर्तव्य है। इस आधार पर भी उसकी आलोचना की जाती है। जो छठवां दोस्तों, तीनों उच्च वर्णों को वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन पढ़ाने का केवल ब्राह्मणों को ही दिया गया है। इस आधार पर भी मनु की आलोचना की जाती है। मनु की आलोचना में मनुस्मृति की असमान, पुरुष एवं ब्राह्मण प्रधान, अलोकतांत्रिक, सामंतवादी सामाजिक व्यवस्था की पोषण पुस्तक बताया है, जिसके बदलते संदर्भ में कोई अर्थ नहीं है। तो दोस्तों ये था भारतीय राजनीतिक विचारक के जो प्रथम थे वो है मनु और उनकी मनुस्मृति से संबंधित जानकारी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।